मैं पहला जर्नलिस्ट हूँ जिसने इस चीज़ को 2016 में समझ लिया था। जी न्यूज़ से जब मैंने रिज़ाइन किया था तो ये बात आज आपको दिख रही होगी जो मैंने उस वक्त कहा था कि मीडिया इसमें कोलैबोरेट कर रही सरकार के साथ, वो इसका पार्ट बन चुकी है। एक नॉन स्टेट एक्टर्स स्टेट के साथ मिल करके, स्टेट पुलिस के साथ मिल करके आपको आइडेंटिफाई करते हैं और कोऑर्डिनेटेड तरीके से आपके खिलाफ देश भर में, अगर आप राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा अगर आप इस केस की बात करें तो आप देखते हैं कि देश के 5 राज्यों में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों पर एक ही तरह की एफआईआर हुई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि इसको कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेट किया जा रहा था, कहीं से इसको कमांड दी जा रही थी। और दम लगा के, जोर लगा के कहना चाहिए कि मीडिया जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट को के अगेंस्ट काम करना होता है, उसको एक्सपोज करना होता है, उसके कमियों को, शॉर्टकमिंग्स को उजागर करना होता है, वो कोलैबोरेटर के तौर पे काम कर रही है, वो उसका पार्ट बन चुकी है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, तो मीडिया इसका मेन स्ट्रीम मीडिया इसका पार्ट बन चुका है। और लेट अस से इट्स अ डेथ ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया। यहाँ की मुख्य धारा की मीडिया मर चुकी है भारत की। मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं मतलब इसमें कोई अपनी बात नहीं है, पर मैं पहला जर्नलिस्ट हूँ जिसने इस चीज़ को 2016 में समझ लिया था। जी न्यूज़ से जब मैंने रिज़ाइन किया था तो ये बात आज आपको दिख रही होगी जो मैंने उस वक्त कहा था कि मीडिया इसमें कोलैबोरेट कर रही सरकार के साथ, वो इसका पार्ट बन चुकी है, ठीक है। तो एक हद तक तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर दबाव होते हैं, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा जब मीडिया करने लगती है तो उसका नतीजा यही होता है कि मनदीप पुनिया जैसे लोगों को उठा लिया जाता है, लोगों के खिलाफ दमन होता है, लगातार कोऑर्डिनेटेड तरीके से एफआईआर्स की जाती हैं। जिस चीज़ को मैंने 2016 में समझ लिया था मोदी सरकार की सत्ता में आने के 1.5 साल के अंदर वो चीज़ें, और अगर आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर पढ़ेंगे, उसको फिर से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको आज होती हुई, जिस चीज़ को मैंने 2016 में समझ लिया था मोदी सरकार की सत्ता में आने के 1.5 साल के अंदर वो चीज़ें, और अगर आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर पढ़ेंगे, उसको फिर से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको आज होती हुई दिखाई पड़ेगी। मैंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा था, इसको पॉइंट आउट किया था मैंने कि ठीक है, मोदी हमारा भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर किसी एक कम्युनिटी का, एक जाति का, एक धर्म का नहीं होता है, लेकिन जिस तरह की मोदी भक्ति चल रही है, मीडिया में, जिस तरह से न्यूज़ रूम कम्युनलाइज हो चुका है, वो बर्दाश्त के बाहर है। वो बर्दाश्त के बाहर है। आपने देखा होगा कि पूरे किसान आंदोलन में कि वहाँ के लगभग हर वक्ता ने, मैं तो कई दिन से उसको फॉलो कर रहा हूँ, कि हर वक्ता ने कहा कि गोदी मीडिया को बाहर करो, गोदी मीडिया का बाइकआउट करो, ये हमारी मीडिया नहीं है। उसमें आज तक से लेकर के, मैं नाम लेता हूँ, आज तक, एबीपी, जी न्यूज़ और अर्नब गोस्वामी तो खैर एक्सट्रीम केस है, उसकी बात ही करना क्या। और मैं इसको इस तरह से रेखांकित करता हूँ, मैं इसको इस तरह से समझता हूँ कि बेसिकली ये फासिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो इसमें है कि आपका एक नॉन स्टेट एक्टर्स स्टेट के साथ मिल करके, स्टेट पुलिस के साथ मिल करके आपको आइडेंटिफाई करते हैं और कोऑर्डिनेटेड तरीके से आपके खिलाफ देश भर में, अगर आप राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा अगर आप इस केस की बात करें तो आप देखते हैं कि देश के 5 राज्यों में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों पर एक ही तरह की एफआईआर हुई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि इसको कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेट किया जा रहा था, कहीं से इसको कमांड दी जा रही थी। एक स्टेट के जो टूल्स हैं, स्टेट की जो मशीनरी है, वहाँ से कमांड जाती है, और नॉन स्टेट एक्टर्स जो स्टेट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो 5 जगहों पर अलग अलग एफआईआर करवा रहे हैं। ये जो पहला का जो ऑनस्लॉट था जर्नलिज्म पे, पहले भी होता रहा है, पहले की सरकारें भी करती रही हैं पत्रकारों पे, लेकिन ये वैसा नहीं है, ये उससे अलग है। और ये इसी मायने में अलग है कि ये कोऑर्डिनेटेड है ये, और ये बिल्कुल जैसे फासिस्ट स्टेट करता है। हम लोग बात करते थे कि फासिज्म, देखो कि फासिज्म कैसे होता है। फासिज्म ऐसे होता है कि एक आदमी कहीं से आपको कमांड देता है, और इतने बड़े देश के 5 राज्यों में पत्रकारों के खिलाफ लगातार एफआईआर्स होती हैं। एक बात, और जैसे मनदीप को पिक किया गया है, उसको टारगेटेड तरीके से उसको उठाया गया, उसको पहले आइडेंटिफाई किया गया, और आइडेंटिफाई किसने किया? पुलिस के पास टाइम नहीं है, पुलिस ने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन्होंने किया। और वो नॉन स्टेट एक्टर्स कौन हैं? वो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, आरएसएस के सपोर्टर्स हैं, वो किसान आंदोलन के विरोध में जो लोग खड़े हैं, वो लोग हैं। उन्होंने पहले पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया और ये कहा कि ये आदमी काफ़ी दिन से एक्सपोज कर रहा है, काफ़ी दिन से यहाँ से लाइव कर रहा है, इसको पिक करो, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो पुलिस ने उसको टारगेटेड तरीके से पिक किया। तो ये फ़र्क है,
ये ऑनस्लॉट तो था ही, लेकिन बेसिकली ये फासिस्ट ऑनस्लॉट है। ये बिल्कुल फासिस्ट, जो फासिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, इतिहास की किताबों में, जो हमने यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा है, वो अब भारत की सड़कों पे देखने को मिल रहा है कि आपको एक नॉन स्टेट एक्टर्स आता है, आपको गोली मार के चला जाएगा, पुलिस आपकी FIR भी नहीं लिखेगी। कि जो नैरेटिव बिल्डिंग था ना, डिस्कोर्स खड़ा करना, कि कैसे आप सोशल मीडिया का यूज़ करके डिस्कोर्स खड़ा करते हैं, उस डिस्कोर्स को खड़ा करने में मेन स्ट्रीम मीडिया ने सरकार के समर्थन में, चाहे वो आप शुरू से देखिए, चाहे वो JNU का मुद्दा रहा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा रहा हो, चाहे वो CAA का मुद्दा रहा हो, चाहे वो किसानों के बिल का मुद्दा रहा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया ने सरकार के समर्थन में नैरेटिव खड़ा किया, आख्यान खड़े किए। लेकिन सोशल मीडिया, जो कि बेसिकली एक आपके निजी वैयक्तिक इंडिविजुअल कॉन्शियस से चलता है, वहाँ पे इसका काउंटर दिखता है आपको। तो अब वो स्पेस, अब वो जो लड़ाई थी मीडिया में नैरेटिव खड़ा करने की, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। ये कि मैं जिस वजह से आज यहाँ हूँ, उसी वजह से मैंने उस वक्त अपनी एक, आप सी करेंगे भी, एक अच्छी खासी सैलरी थी, हैंडसम सैलरी थी हमारी, मैं ठीक ठाक मेरा कैरियर था, मैंने उसको छोड़ा था। और वो था एक नागरिक होने का दायित्व बोध, एक सिटीजनशिप का जो हमारा सेंस ऑफ सिटीजनशिप है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू दिस कंट्री, ये था मेरे पीछे। मुझे लगता था कि एक नागरिक होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि हम यहाँ पर हैं, सड़कों पर हैं। एक नागरिक होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है, और जिसकी वजह से हम आज यहाँ सड़कों पे हैं। अगर जिस देश का नागरिक, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस देश का नागरिक सड़कों पर उतरना छोड़ देता है ना, वो देश का वही हाल होता है जो आज भारत का हो रहा है। इस देश के नागरिकों ने, इस देश के पत्रकारों ने सड़क पे आना छोड़ दिया था। उनको लगता था कि कॉर्पोरेट की नौकरी करेंगे और तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से चलती रहेंगी। वैसा नहीं होता। आपको एक पूरा इकोसिस्टम होता है, वो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो चुका है देश में, चाहे वो पत्रकारिता का हो, चाहे सवाल करने का हो।